अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भारत ने रॉकेट भेजा है चांद की तरफ। उस रॉकेट भेजने की खबर पूरी दुनिया में खलबली है। कुछ अरसे पहले भी भारत ने भेजा था, लेकिन वो रास्ते में नाकाम हो गया था। लेकिन उस वक्त मोदी जी ने भारत के साइंटिस्टों को, इसरो के साइंटिस्टों को यही कहा था कि नाकामी कामयाबी जीवन का हिस्सा है, लेकिन आप कोशिश करते रहें। और उसी का नतीजा है कि भारत ने वापस कोशिश की है। 24 अगस्त को इसकी लैंडिंग एक्सपेक्टेड है चांद के उस हिस्से पे जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया, जहाँ के बारे में संभावना है कि वहाँ पे पानी है। उसका मुकाबला पाकिस्तानी करने का सोच भी नहीं सकते। और पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम भारत से पहले शुरू हुआ था, लेकिन उसकी नाकामी की क्या वजह है कि इसरो की तरह पाकिस्तान में सुपार्को है। तो सुपार्को के जितने चीफ हैं ना, आप पीछे रिकॉर्ड उठा के देख लें, वो रिटायर्ड जनरल्स हैं। पाकिस्तान के दूसरे कॉरपोरेट सेक्टर की तरह दूसरे जितने पाकिस्तान के गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, उसको आर्मी के जनरल, अब एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, उसका आर्मी जनरल से क्या ताल्लुक़। लेकिन चूंकि ये किसी भी इदारे को छोड़ते नहीं है, हर इदारे का एक बजट होता है। अब सुपार्को क्यों नाकाम है, बजट इसका अच्छा खासा होता है, वो खा लिया जाता है बीच में। तो उस पर एक बहुत ही रिसर्च वीडियो है जिसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे इस साइंटिफिक फील्ड में पाकिस्तान तो एक तरफ, मुसलमान क्यों पीछे हैं। तो ये एक वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सैयद मुजम्मिल शाह हैं, ये पाकिस्तान के एक वेरी टैलेंटेड जर्नलिस्ट हैं। उनको ना भारत से मोहब्बत है, ना पाकिस्तान से नफ़रत है। वो सच बात करते हैं और बड़ी सफाई से चीज़ों को रखते हैं सामने, जिससे कि किसी को हर्ट भी ना हो और चीज़ें समझ में आएँ। इन्होंने इस वीडियो में इस्लामिक वर्ल्ड के साइंटिफिक डिपार्टमेंट में नाकामी की वजह भी बताई है। वो ये है कि इन्होंने कहा कि यूरोपियन रेनेसेंस से पहले मुसलमान साइंटिस्ट दुनिया में काफ़ी मशहूर थे। एक हद तक मैं इस पे एग्री इसलिए करूँगा कि होता यह था कि बनु उमैया का तो पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक़ था नहीं, और भारत में जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे, गजनवी, गोरी, खिलजी, मुग़ल, उनका भी पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लूट मार डाकू थे ये। और अब्बासी और ओटोमन अम्पायर जो बनी ना, वो थोड़ा पढ़ने की तरफ था। इसमें मैं ऐसे एक मिसाल दूंगा कि तैमूर ने जब दुनिया को ललकारा, तो उस वक्त समरकंद और बुखारा जो कि तैमूर के इलाके थे, वो बिल्कुल अनडेवलप्ड सिटी थे। लेकिन हुआ ये कि तैमूर जहाँ पे भी लश्कर लेके जाता था, वहाँ से दो चीज़ें साथ लेके जाता था। एक तो आर्टिस्ट जो कि बिल्डिंगें बनाने के माहिर होते थे, जो कि शायरी वगैरह इसके थे, और दूसरा वो लेके जाता था अपने साथ साइंटिस्टों को और किताबों को। और समरकंद और बुखारा में बड़ा एजुकेशनल इसने सिस्टम रखा था, और वहाँ पे काफ़ी रिसर्च और चीज़ें होती थीं। तो तैमूर है ना, नाम का ही मुसलमान था, ठीक है, उसके बारे में है कि 5 वक्त का नमाजी था वगैरह वगैरह। लेकिन ये ब्रूटल इस्लाम को तो बड़ा फॉलो करता था, जिसमें लोंडियाँ बनाना, कब्ज़े करना, कत्ल कर देना, खोपड़ियों के मीनार करना। लेकिन वो एक तरह से दूसरी साइड पे आप देखें तो काफ़ी हद तक एथेइस्ट भी था। और वो साइंस की रिसर्च के लिए आपको एथेइस्ट होना ज़रूरी है। तो उसने ये सब चीज़ें की। इसी तरह ओटोमन अम्पायर ने भी यूरोप की तरफ जब बढ़ना शुरू किया, तो अब्बासी और ओटोमन अम्पायर के ज़माने में बू अली सीना, इब्न अल हैथम, अल बैरूनी और मुसलमानों के बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं। लेकिन उन साइंटिस्टों का क्या हशर हुआ, ये इस्लामिक स्टडीज़ हमें बताती नहीं है
कि उनके साथ उस वक्त की हुकूमतों ने उनको एथेइस्ट और काफिर डिक्लेयर करके कईयों को जेल में डाल दिया, कईयों को मार दिया, कईयों की रिसर्च रुक गई। इसकी वजह से वो रिसर्च अधूरी रह गई। यूरोपियन रेनेसेंस हुआ तो यूरोप ने जब वापस मुसलमानों से अपने इलाके लेने शुरू किए दूसरे जो, क्योंकि रोमन एम्पायर के ज़माने में एशिया भी आधे से ज़्यादा रोमन एम्पायर का हिस्सा था, तो वो सब जब हिस्से लेने लगे तो उन्होंने वही तैमूर वाली पॉलिसी, यानी वो किताबें, वो साइंटिस्ट, वो नॉलेज, वो उन्होंने अपने पर हासिल करना शुरू किया। और उसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान साइंटिस्टों को आगे नहीं बढ़ने दिया। जैसे पाकिस्तान में सुपार को डॉक्टर अब्दुल सलाम का प्रोग्राम था और उनका ही सारा हिसाब किताब था, लेकिन सुपार को डॉक्टर अब्दुल सलाम को काफिर डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि वो अहमदी थे। वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। किसका नुकसान हुआ? पाकिस्तान का हुआ ना। वही उस ज़माने में होता था इस्लामिक एम्पायर्स में मुस्लिम साइंटिस्ट के साथ, क्योंकि वो एथेइस्ट डिक्लेयर करके या कोई भी रिलीजन का वो, क्योंकि साइंस का इम्प्रूव होने का मतलब मुल्ला की अथॉरिटी ख़त्म होती है, मुल्ला का कंट्रोल हर चीज़ से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि साइंस ओवरकम्स एवरीथिंग। हर सवाल का जवाब वहाँ से निकल आता है। जब प्रिंटिंग प्रेस बने तो मुल्लाओं ने इसके खिलाफ फतवा दे दिया। जब टीवी आया मुल्लाओं ने हर चीज़ के खिलाफ फतवा दे दिया जो कि नॉलेज को बढ़ाता है। प्रिंटिंग प्रेस का मतलब किताबें आम हो गई। यूरोप में फिर रेनेसांस शुरू हुआ, इस्लामिक वर्ल्ड पीछे रह गई। तो ये यूरोपियन रेनेसांस का था। नतीजा ये निकला कि जब अंग्रेज़ इंडिया पे कब्ज़ा करने आए तो अंग्रेज़ के पास बंदूकें, तोपें, हर चीज़ थी। ये आज तक घोड़े, तलवार और उस पर टिके हुए थे। अंग्रेज़ ने इंडिया में 100 साल, बल्कि 100 साल से भी कम इन्होंने पूरे इंडिया पे हुकूमत की, लेकिन रेलवे दिया, हाईवेज के सिस्टम दिए, यहाँ पे गाड़ियाँ आईं, यहाँ पे हथियार आए, बंदूकें वगैरह सब चीज़ें। मुसलमानों ने यहाँ पे 800-900 साल में क्या दिया? ताजमहल। चाटो बैठ के ताजमहल को, जिसके ऊपर मान भी करते हैं। क्या करना है ताजमहल का? ताजमहल तो अभी रिसेंट की बात है, 500-600 साल हुए हैं। 2,000 साल पुराने मंदिर और कंस्ट्रक्शंस देखें जो बड़े बड़े सैलाबों और अर्थक्वेक से भी बच जाते हैं। तो इनका कोई ताजमहल वगैरह का कोई हिसाब किताब हमें मिलता नहीं है, असल जो साइंटिफिक चीज़ थी। तो ये मुजम्मिल शाह साहब की मैं आपके सामने रिसर्च वीडियो रखता हूँ, पूरी सुनने लायक है अगर आपको समझना है ये टॉपिक पे, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। आज से 3 रोज पहले हिंदुस्तान की तरफ से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया, जो कि मून की एक्सप्लोरेशन का मिशन है। और कहा यह जा रहा है कि ये 24 अगस्त के करीब लैंड करेगा सरफेस पे। लैंड करे सक्सेसफुली या ना करे, इट इज स्टिल अ ह्यूज फीट। उसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि इफ इट लैंड्स तो ये दुनिया का चौथा मुल्क होगा हिंदुस्तान जो कि चांद की सतह पर लैंड करेगा। यानी कि सोवियत यूनियन, अमेरिका और चीन के बाद हिंदुस्तान चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा मून लैंडिंग करने वाला। और साथ साथ ये भी कि इस मिशन का डिफरेंस एक ये है कि बाकी ममालिक चांद की सरफेस पे जो लैंड करते रहे हैं वो और साइड थी, और ये फार साइड को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं जो कि साउथ की साइड है। ये वो साइड है जहाँ पर अक्सर तस्वीरों में आपको अंधेरा दिखाई देगा चांद पर, और वो इसलिए कि अमेरिकन और जो रशियन और जो चाइनीज़ मिशंस थे वो दूसरी साइड पर थे, लेकिन यहाँ पर साउदर्न साइड पर इंडियन साइंटिस्ट की तरफ से कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्पॉट किए गए, इसीलिए डाटा कलेक्शन के लिए वहाँ पर भेजा गया चंद्रयान। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये लैंड करने के बाद डाटा वापस भिजवाएगा। तो बहुत से लोग इस बात को डिबेट कर रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम प्रॉस्पर नहीं कर पाया हिंदुस्तान के अगेंस्ट, अगर उसको कंपेयर करें। हालांकि आपकी इतला के लिए पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम हिंदुस्तान से पहले लॉन्च हुआ था। तो आज ज़रा एनालाइज करते हैं कि क्या वजह रही कि जो सुपारको पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन इसरो ISRO जो हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी है वो आज तरक्की की मनाजिल तय करती दिखाई दे रही है। तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम था सुपारको के नाम से, वो 1961 में बना, और उस वक्त में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क था जिसका अपना स्पेस प्रोग्राम था। तीसरा मुल्क आफ्टर सोवियत यूनियन एंड अमेरिका। आप हिसाब लगाइए कि दुनिया भर की 2 बड़ी ताकतें जो उस वक्त सर जंग यानी कि कोल्ड वॉर में मसरूफ़ थीं, उसके बाद तीसरा मुल्क पाकिस्तान था जो कि एनविजन कर रहा था कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है और खला में अपने मिशंस भेजने हैं। इतना आगे थे हम वक्त में। और हिंदुस्तान का स्पेस प्रोग्राम अंडर इसरो
1969 में आता है, तो हिंदुस्तान से 8 साल पहले पाकिस्तान वॉज देयर। 1962 में हमने अपना पहला रॉकेट जो है वो खला में भेजा जिसका नाम रहबर 1 था, और डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि पाकिस्तान के फिजिसिस्ट थे और नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट थे, वो डायरेक्टर थे इस प्रोग्राम के, और उनकी निगरानी के अंडर ये सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया। और देखा जाए अगर तो उसके बाद चलकर जो जर्नी है वो 60s के बाद 70s के बाद बिल्कुल गायब होना शुरू हो गया। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ जो हमने किया वो तो आपके सामने ही है कि उनकी रिलीजियस एसोसिएशन को बेस बना के और उनकी पूरी कम्युनिटी को डिसइनफ्रेंचाइज करके हमने ये फैसला कर लिया कि अपनी साइंस अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से रॉड का आगाज़ होता है, और वो उसकी वजह यह है कि हमने ओन नहीं किया अपनी साइंटिफिक अचीवमेंट्स करने वाले एक इंसान को जो कि एक ऐसा इदारा बन सकता था जो आज के नौजवानों को इंस्पायर करता कि वो भी साइंस की फील्ड में कुछ करें। तो आगे बढ़ के अगर 90s की बात करें तो 90s में भी बदर 1 के नाम से चाइना से हमने एक मिशन लॉन्च किया, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल खामोशी रही और कोई भी नई इनोवेशन सुपार को नहीं कर पाया। और उसकी वजह जो थी वो ये थी कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट भी ख़त्म हुआ, लैक ऑफ फंडिंग भी हो गई, और कोई प्रोग्राम जो था उसको एग्जीक्यूट वो नहीं कर पाए। और अब अगर आप लिस्ट उठा कर देखें कि सुपार्को को हेड कौन करता रहा तो आपको सिर्फ रिटायर्ड अफसरान के नाम मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हिंदुस्तान की इसरो की बात करें तो वो 2008 में 11 सैटेलाइट्स लॉन्च करती है। ठीक है, 2017 के अंदर हिंदुस्तान रिकॉर्ड तोड़ता है 107 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का एक सिंगल रॉकेट से, और अब तक जो टोटल नंबर है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का इसरो की तरफ से वो है 417। ठीक है, अगर हम बजट्स को कंपेयर करें तो जो सुपार्को का एनुअल बजट है इस पॉइंट पर पाकिस्तान का वो है $25 मिलियन। वैसे मुझे नहीं मालूम कि इस 25 मिलियन का ये करते क्या है, क्योंकि देखा कुछ नहीं है होते हुए। और इसरो का बजट है $1600 मिलियन, यानी कि पाकिस्तान का $25 मिलियन और हिंदुस्तान का है $1600 मिलियन। तो इतना बड़ा डिफरेंस है फंडिंग का, और इससे ही वाजे होता है कि कितना इंटरेस्ट वो ले रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में और आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में स्पेस सेक्टर जो है वो $9.6 बिलियन की इंडस्ट्री है इस वक्त, और 2025 तक वो इसको $15 बिलियन की इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। और जब इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आती है, मार्केट का साइज़ बढ़ता है, तो स्टूडेंट्स भी मज़ीद इंटरेस्ट लेते हैं, इंस्पायर होते हैं, और एक थ्राइविंग किस्म की इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है जिसमें रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, आजकल के दौर में अगर आप स्पेस के अंदर सेल्फ रिलायंट हैं, अपने ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं, तो फिर आपको किसी मुल्क की खिदमत नहीं चाहिए। आप मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं अपने मुल्क को, क्योंकि आप जो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए रिकॉनेसेंस मिशंस हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, यानी कि आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो कि फ्यूचर की वॉर है, बेसिकली 5G की वॉर है और चीज़ों की वॉर है, उसमें किसी पे इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा अगर आपका अपना स्पेस प्रोग्राम थ्राइविंग है तो। वो इसीलिए कि अगर हम इसरो की भी बात करें तो अब भी जो इसरो एस्पायर करता है वो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में करता है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में करता है। तो अगर इन दो चीज़ों में उनको सेल्फ रिलायंस हासिल हो जाती है मुकम्मल तौर पे, तो फिर हिंदुस्तान could become a major power when it comes to security and communication purposes। और पाकिस्तान को अब भी अपनी हर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, अपने हर जो है इस किस्म के मिशन के लिए जिसमें सैटेलाइट की सर्विसेज दरकार हैं, उसमें फॉरेन पावर्स पर रिलाई करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कंप्लीटली सिक्योरिटी पर्पसेस में भी सेल्फ रिलायंट नहीं हैं। तो अगर हम एनालाइज करें कि क्या वजह है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस, इसराइल और चाइना से भी पहले अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया और आज इट इज़ नोवेयर टू बी सीन, तो पहली चीज़ ये है कि साइंटिफिक रैशनैलिटी इस मुल्क से ख़त्म हो गई है। यहाँ पर कोई भी साइंस का फ़ायदा उठाने या उसकी अफादियत को रियलाइज़ ही नहीं करता। बच्चों को स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है ना वो साइंस है, ठीक है, और इसके अलावा जो मुआशरे के अंदर सुपरस्टिशियस एटीट्यूड्स की प्रेवलेंस है, जो हर चीज़ के अंदर दकियानूसी ख्यालात को आप मिक्स कर देते हैं साइंस से, उससे होता यह है कि स्टेट लेवल के ऊपर साइंस का भी मजाक उड़ता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की कोई बात नहीं करता, मॉडर्नाइज नहीं करता सिस्टम को, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि रैशनैलिटी और मंतक की रिस्पेक्ट नहीं है। एक ऐसा मुल्क है जो मैथ्स लेवल के ऊपर साइंस का, लॉजिक का, मैथमेटिक्स का, रैशनैलिटी का मजाक उड़ाता है।
एक ऐसा मुल्क है जो ये कहता है कि किसी भी थ्योरी को उनके सामने प्रेजेंट करें तो वो कहते हैं ये सिर्फ एक थ्योरी है, इस पर यकीन करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ऐसा मुल्क जो कि डॉगमास को, ऑर्थोडॉक्सी को और साइंस को अलहदा ही नहीं कर पाया। एक ऐसा मुल्क जिसने बच्चों की टेक्स्ट बुक्स के अंदर साइंटिफिक थ्योरीज को डिसप्रूव करके उसको अमेलगमेट करके अपने फेथ के साथ प्रेजेंट किया और ये बताया कि नहीं, जो भी चीज़ आपकी आइडियोलॉजी से मुतसादिम है उसको ना पढ़ना है ना उस बारे में सोचना है। हालांकि कुरान के अंदर इतनी जगह लिखा हुआ है कि आप गौर व फिक्र करें दुनिया के ऊपर और असबाब तलाश करें और देखें किस तरह से ये क्रिएट हुई, लेकिन उस तरफ नहीं आना। आपको सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान तबके ने यह बताया कि आप हर चीज़ पसे पुश डाल दीजिए और हम जो मज़हब फरोशी कर रहे हैं उसकी बुनियाद पे हमें वोट दे दीजिए। पूरी मैस डिलूडेड आपको लगेगी इस टाइम के ऊपर। रैशनैलिटी और साइंस का कहीं कल्चर नहीं मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्री तो ग्रो नहीं कर रही, अपॉर्चुनिटीज़ तो है नहीं। इंजीनियर्स तो जॉबलेस होकर सड़कों पे रुल रहे हैं, वो तो रेडी लगा रहे हैं या कोई छोटा कारोबार करके गुजर बसर कर रहे हैं या CSS कर रहे हैं। तो जब एक बच्चा देखेगा कि इस मुल्क के अंदर स्कोप ये है कि जो साइंसदान बनना चाहता है, जो फिज़िक्स पढ़ना चाहता है या जो इंजीनियर है, उसका ये असर हो रहा है कि उसको 20,000 की नौकरी मिल नहीं रही, तो वो बेवकूफ़ है कि इस तरफ आगे जाएगा। स्टेट की तरफ से असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी और इंसेंटिवाइज करना चाहिए था इन इदारों को, जो कि नहीं किया। इंसेंटिवाइज किसको किया? उन लोगों को जो कि बम बांध के फटते फिरते हैं बाजारों के अंदर। इंडस्ट्री वो वाली ग्रो की जो कि वेपनाइजेशन की इंडस्ट्री थी। इसीलिए आज आपको साइंस की तरफ आता हुआ कोई नौजवान भी नहीं मिलेगा। पुरानी जनरेशन को तो वैसे ही छोड़ दें, वो ज़िया-उल हक साहब के अंडर वैसी तबाह हो गई थी, लेकिन जो यंग जनरेशन है उसके अंदर भी आपको एंटी साइंटिफिक एटीट्यूड्स की इतनी भरमार मिलेगी ना कि आप आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर सकते किसी किस्म का। मॉडर्न वर्ल्ड से लाइट ईयर्स दूर दिखाई देंगे आपको। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ जो स्टेट का मॉडल है विच इज़ हाइब्रिडाइजेशन, हमेशा से सिक्योरिटी स्टेट को हमने एनफोर्स करने की कोशिश की। सिर्फ ये देखा कि दुनिया से अगर हमने जीतना है तो हमें मिलिट्री सक्सेस चाहिए, हमें उनके बॉर्डर्स पे हमले करने चाहिए या फिर अपने बॉर्डर को मज़ीद सिक्योर करना चाहिए। हालांकि बॉर्डर्स की जंग ही ख़त्म हो गई है। अब तो सिर्फ ये है कि सारे बॉर्डर पे फ़ौज लगा के बैठे रहो। अगर पैसे नहीं हैं तो आपके मुल्क की सिक्योरिटी 1% भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिन टर्म्स पे बाहर से पैसे मिलेंगे, आपका बिजली का बिल कितना आना है, गैस कितने की है, पेट्रोल कितना का है, हर चीज़ IMF डिसाइड कर रहा है और आप कह रहे हैं हम सॉवरन मुल्क हैं। ये किस किस्म की सॉवरेनिटी है नहीं पता आपको। तो पहले दिन से जो फाउंडेशन स्टोन था वो गलत डाला। हिंदुस्तान ने नेहरू के अंडर टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में कितना थ्राइव किया, उसको कंपेयर करें पाकिस्तान की किसी रेजिम से, आज तक 2023 तक आपको कंपेरेबल नहीं लगेगी। जो IITs वहाँ पर बनी, जो अभी UAE में बन रही हैं और जहाँ से इंडिया की टॉप ब्रास निकल के आती है, टॉप का माइंड निकल के आता है, हमारे यहाँ पे उसका पैरेलल कुछ है ही नहीं। 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो भी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है सिर्फ एलीट के लिए, जो शायद कम्पीट कर पाएँ उससे। वो भी टेक के अंदर नहीं कर सकती, किसी और रेल में शायद कर लें। तो पहले दिन से हमने ये देखा कि हमारा स्ट्रेस इस बात पे रहा कि सिक्योरिटाइजेशन करनी है, मैस पैरानोया फैलाना है। इसके अलावा जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं या आसपास क्या हो रहा है उस पर स्ट्रेस रखना है। बाहर की सोचनी है, अंदर की नहीं सोचनी, डेवलपमेंट की नहीं। अमेरिका से जब कोई चीज़ मांगी 80s के अंदर, 70s में, 60s में, 50s में, सबमरीन मांग ली, जहाज़ मांग लिए, मिसाइल मांग लिए और कुछ नहीं मांगा। नहीं कहा कि यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बना दो, नहीं कहा एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट कर दो, नहीं कहा कि असिस्ट करो बच्चों को पढ़ने के लिए, नहीं कहा कि बाहर से जो एकेडमिक्स हैं उनको यहाँ भेजो ताकि हमारी कौम लिटरेट हो सके। तो लिटरेसी के बगैर साइंस एंड टेक का आप कैसे एक अरूज देख सकते हैं? हो ही नहीं सकता। और तीसरा फ़र्क जो हम देखते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का है। उसकी वजह यह है कि आज की मुस्लिम वर्ल्ड ने जिस फ़िलासफ़ी को अडॉप्ट कर रखा है वो इस्लाम की वो इंटरप्रटेशन है जो सिर्फ एक फ़ॉरेन पॉलिसी गोल को हासिल करने के लिए MBS ने और अमेरिका ने भी ये बात को तस्लीम किया है कि उन्होंने इस बात को प्रोपगेट किया, जिसको एक सलाफीज़म की आइडियोलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी साइंटिफिक रैशनैलिटी की गुंजाइश नहीं है, जिसमें कोई भी एडवांसमेंट की रिस्पेक्ट नहीं है, तरक्की की रिस्पेक्ट नहीं है, तरक्की पसंदाना सोच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइवलिज्म है। अब स्टैट्स देख लीजिए अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो पूरी दुनिया की एकेडमिक पब्लिकेशंस में से सिर्फ 6% प्रोड्यूस करती है। यानी कि दुनिया भर में जितने भी एकेडमिक आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं, उसमें 1.5 से 2 अरब मुसलमानों का सिर्फ 6% हिस्सा है, 6%। ठीक है।
इसके अलावा अगर हम ग्लोबल रिसर्च एक्सपेंडिचर की बात करें, जो कि तहकीक में और रिसर्च के मैदान में पैसे लगाए जाते हैं रियासतों की तरफ से ताकि नया नॉलेज इमर्ज करके सामने आए, वो कितना है मुस्लिम वर्ल्ड में? 2.4%। यानी कि 1.5 से 2 अरब की आबादी सिर्फ 2.4% देती है रिसर्च पर्पसेस में दुनिया भर के शेयर का। इसके अलावा 46 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, 46 मुस्लिम ममालिक दुनिया के, वो सिर्फ 1% साइंटिफिक लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं। दुनिया भर में साइंस पे लिखे जाने वाले थीसिस, आर्टिकल्स, पब्लिकेशंस का सिर्फ 1% 46 ममालिक बनाते हैं मिलके, 1.5 से 2 अरब मुसलमान। और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर आपको साइंस के अंदर सिर्फ 2 से 3 नोबेल प्राइज मिलेंगे। उनकी एक शिकागो यूनिवर्सिटी उठा लें, वहां पे आपको 50 से 60 मिल जाएंगे। और जब भी आप इस डाटा को कोट करें, जब भी आप ये बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, तो आप पे फतवा लगता है कि आप मगरिबियत की बात कर रहे हैं, आप वेस्टर्नाइजेशन फैलाना चाह रहे हैं, आप वेस्ट की अकल्ट आइडियोलॉजीज को यहाँ इन्फोर्स करना चाह रहे हैं। तो अगर तो आपके लिए एडवांसमेंट और आगे बढ़ना वेस्ट की आइडियोलॉजी है, तो फिर खुदा का वास्ता इसी को गले लगा लें, कबूल कर लें इसको, क्योंकि इसी में तरक्की है, इसी में आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। ये 300, 400 पाकिस्तानी जो कि उन्हीं वेस्ट के साहिलों पे जाके प्यास से जहाज़ों के अंदर डूब के मर रहे हैं, उनकी मौत आपको ये बताती है कि ये मुआशरा रहने के काबिल नहीं है, वो मुआशरा रहने के काबिल है। अगर वो मुआशरा रहने के काबिल ना होता तो यहाँ से लोग वहाँ ना जाते, वहाँ से यहाँ आ रहे होते। सबसे बड़ी स्टेटमेंट आपकी माइग्रेशन होती है, और आप हमेशा बदतर से अच्छी जगह पे माइग्रेट करने को तरजीह देते हैं। तो हमने 70-80 साल से एक ऐसी रियासत बना कर रखी हुई है जहाँ पर तरक्की पसंदाना सोच का नामो निशान नहीं है, जहाँ पर लॉजिक की, रीज़न की, रैशनैलिटी की, साइंस की बात करने वाले पे फतवे लगाए जाते हैं। हालांकि एक दौर वो था कि मुस्लिम वर्ल्ड जो थी वो यूरोप से हज़ारों साल आगे थी। रेनेसांस से पहले का यूरोप जो गले काट रहा था एक दूसरे के, उस टाइम मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अल्केमी और केमिस्ट्री, इसके अलावा फिज़िक्स और फिलॉसफी प्रैक्टिस की जा रही थी। वहाँ पे अल-बैरूनी जैसे लोग और एवसीना जैसे लोग थे जो कि एनवी ऑफ द वेस्ट थे उस टाइम के ऊपर, जो ऑप्टिक्स पे रिसर्च कर रहे थे, जो जियोफिज़िक्स पे रिसर्च कर रहे थे। इसके अलावा जो आपको प्लानिटरी जो पोजीशंस थी और सोलर सिस्टम की जो पोजीशंस थी उन पे रिसर्च करने में मसरूफ़ थे, जो ग्रीक फ़िलासफ़ी को इंटरप्रेट कर रहे थे अरबिक के अंदर, जो इस्लाम का अपना फ़लसफ़ा तश्कील दे रहे थे, जो मुताज़िलाइट्स की फ़िलासफ़ी जिसमें रैशनैलिटी भी शामिल थी मज़हब की सोच के अंदर, जिसमें कहा यह जा रहा था कि आप अपने दिमाग से भी, रीज़न से भी सीख सकते हैं रिवील्ड नॉलेज के अलावा, उसको बैन कर दिया 18-20 साल के बाद, अब्बासिड कैलिफेट के बाद से। तो नज़र यही आता है कि जब भी आप ये बातें करें तो आप पे ये इल्ज़ाम लगते हैं कि आपको तो तारीख़ का ही नहीं पता, आप तो मस्क कर रहे हैं तारीख़ को, और आप जो हैं वो नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये वही गुमराही है जो सुकरात ने फैलाने की कोशिश की थी, जिसको चार्ज किया था, जहर पिलाया गया इसलिए कि उसे कहा गया था कि आप एथेंस की जो यूथ है, जो नौजवान तबका है, उसको करप्ट कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो रीज़न की बात कर रहा था। और आज भी आप खुद रीज़न की बात करके देख लें और उसके बाद देखें कि घर से शुरू होगा आपके ख़िलाफ़ तनकीद का सिलसिला, और माशरे तक, मोहल्ले तक, स्कूल तक, क्लासों से बाहर निकाला जाएगा और मारा जाएगा आपको। तो बात यह है कि अगर आज की दुनिया में आपने थ्राइव करना है, प्रॉस्पर करना है और स्ट्राइव करना है, तो सिर्फ एक कुंजी है उसकी, और वो है रीज़न। आपकी तमाम आइडियोलॉजीज़ को मटीरियलाइज करने के लिए रीज़न चाहिए। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में इस वक्त एक मुल्क है टर्की, जो थोड़ा सा कम्पीट करता है मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, और वो भी इसीलिए कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने आके रिफॉर्म किया वहाँ पे, और उसने कहा कि आपके अगर अपनी आइडियोलॉजीज़ रिग्रेसिव हैं तो उसको मुआशरे में एक सोशल ऑर्डर मत बनाइए। और जिस तुर्की की बुनियाद उसने रखी, आज उस बुनियाद की बदौलत है कि अब तक वो शायद कुछ ना कुछ इंसानों के रहने के काबिल एक मुआशरा है जहाँ रहकर आप शख्सी आज़ादी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी सारी मुस्लिम वर्ल्ड का हाल देख लीजिए, अपार्ट फ्रॉम यूएई, क्योंकि यूएई के अंदर भी इस फ़िलासफ़ी को एनफोर्स नहीं किया गया कि हर शहरी के दिमागों के ऊपर भी हमने रूल करना है, या वो प्राइवेट लाइफ में क्या कर रहा है उसको भी पुलिस करना है। इवन सऊदी अरेबिया को समझ आ गई,
विजन 2030 का डॉक्यूमेंट दोबारा पढ़ें जाके MBS का कि वो क्या सोच रहा है फ्यूचर के बारे में, हमें नहीं आ रही। हम अब तक उसी माजी में फंसे हुए हैं जो हमारी तबाही का बायस बना है, वो ज़ियाउल हक का पाकिस्तान जिसमें कोड़े मारे जाते हैं और जिसमें सैंक्शन किया जाता है हर आवाज़ उठाने वाले को। तो मुस्तफ़ा कमाल ने यह कहा कि माई पीपल आर गोइंग टू लर्न द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, द डिक्टेट्स ऑफ ट्रूथ एंड द टीचिंग्स ऑफ साइंस। सुपरस्टिशन मस्ट गो, लेट देम वर्शिप एज दे विल, every man can follow his own conscience provided it does not interfere with the sane reason or bid him act against the liberty of his fellow men। यानी कि उसने ये कहा कि मेरी जो आवाम है, जो मेरे लोग हैं, वो जमहूरियत के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं, उनको सीखेगी। इसके अलावा सच के जो असूल हैं उसको सीखेगी और साइंस की टीचिंग्स को सीखेगी। उसके बगैर वो प्रॉस्पर नहीं कर सकती। और उसने ये कहा कि जिसने जो भी चीज़ फॉलो करनी है वो तब तक करे जब तक वो किसी और पे जबरी तौर पे उसको नाफिज ना कर रहा हो। और साथ साथ ये कहा कि अपने जो फेलो कंट्री मैन हैं, यानी कि बाकी शहरियों की आज़ादी को इंटैक्ट रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वो मुस्तफ़ा कमाल है जो कि जिन्ना साहब का आइडियल था। इसका निकनेम ग्रे वुल्फ था और जिन्ना साहब भी अपने आप को ग्रे वुल्फ कहलाना पसंद करते थे, उनकी किताब में लिखा हुआ है, बायोग्राफी में। तो इसीलिए जो इस मुल्क की बुनियाद डली, उसके बाद से जो रास्ता इसने इख्तियार किया है, आज इस रियासत के अंदर किसी भी जदीदियत और जदीद सोच की कोई जगह नहीं है। और ये तभी बन सकती है जब इस मुल्क को साइंस की, टेक्नोलॉजी की, रैशनैलिटी की इम्पोर्टेंस आश्कार होगी। अगर आप उन सियासतदानों के पीछे लग के अपनी जानें देते रहेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको माजी में ले जाना चाहते हैं और जो आपको गैरत के और फहाशी के लेक्चर दे रहे हैं और जो कह रहे हैं कि ख़वातीन का रेप कपड़ों की वजह से हो रहा है, ऐसे लोगों से जान छुड़ानी पड़ेगी, फॉरवर्ड लुकिंग आइडियोलॉजी तश्कील देनी पड़ेगी और साइंस को और रीज़न को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अगर जदीद दुनिया के साथ चलना है तो, और बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करना है तो। अदरवाइज़ जो हालात अब हैं कि पाकिस्तान से भागने के लिए लोगों को जाने देनी पड़ रही हैं, फिर भी वो जाने देने को तैयार हैं, ये फिल्म रिपीट होती रहेगी। तो अजीज़ दोस्तों, ये आपके सामने आपने देखा कि किस तरह इस्लामिक साइंटिस्ट और पाकिस्तान के साइंटिस्ट इस्लाम के चक्कर में, अपनी चौधराहट के चक्कर में बर्बादी कर दी पूरी दुनिया की। यूरोप में भी क्रिश्चियनिटी इसी तरह की थी रेनेसांस से पहले, जैसी आज मुसलमान ब्लास्फेमी के नाम पे सर तन से जुदा करते हैं। उस वक्त भी लोगों के गले काटे जाते थे और चर्च जिसको देखो लटका देता था। अमेरिका जब कोलंबस ने दरियाफ्त किया था तो यूरोप से सारे इसी किस्म के एथेइस्ट टाइप के और मज़हब से तंग आए हुए लोग भाग के अमेरिका गए थे और फिर देख लिया अमेरिका कहाँ पहुँच गया, क्योंकि उनका मज़हब से इतना ताल्लुक़ नहीं था। ये बाइबल को सिर्फ ओथ लेने की किताब और संडे सर्विस के लिए चर्च को रखा हुआ है। मुसलमान जब तक ये नहीं करेगा मसला हल नहीं होगा। एनीवेज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच for all your support. Kindly keep supporting.